तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए और सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता और उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। जी, आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है टीचिंग एंड लर्निंग, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या चीज़ है और इंस्ट्रक्शन किस चीज़ को कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों पे ये जो सारा हमारा चैप्टर है, इन तीन चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टीचिंग से। टीचिंग की डेफिनेशंस को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये वेल नाउन डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है या जैसे यॉकम एंड सिम्पसन की जो डेफिनेशन है, तो ये वेल नाउन डेफिनेशन है, इनको देखेंगे। फिर नेचर ऑफ टीचिंग को, टीचिंग के फीचर्स को देखेंगे। उसके बाद पैडागोजी, एंड्रोगोजी और हेटागोजी, इनको आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। और फिर लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, लाज ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स, इंस्ट्रक्शन और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और लर्नर लर्निंग स्टाइल, ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे डिस्कशन के। तो स्टार्ट करते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, सबसे पहले यॉकम एंड सिम्पसन की डेफिनेशन है इनके नज़दीक कि टीचिंग में एक एक्सपीरियंस मेंबर, यानी वो मेंबर, ये टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन अपने से कम एक्सपीरियंस पर्सन को गाइड करता है, जिसको हम इमेच्योर या इन्फेंट मेंबर भी कहते हैं, कि वो अपनी लाइफ में कैसे एडजस्ट हो सके, अपने इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट हो सके। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए उसको जो गाइडेंस, सपोर्ट या काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, सिम्पसन के नज़दीक, यॉकम और सिम्पसन के नज़दीक ये टीचिंग कहलाती है। यानी जैसे हमारे यहाँ जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर जिसका उस सब्जेक्ट के ऊपर, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर उसको कमांड होती है, उसके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने से कम एक्सपीरियंस यानी इमेच्योर, इन्फेंट, यानी जो लर्नर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको गाइड करता है कि वो अपनी लाइफ में कैसे एडजस्ट होंगे। तो इसको टीचिंग की डेफिनेशन यॉकम और सिम्पसन ने कहा, टीचिंग इज़ द मीन्स वेयर बाई द एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द ग्रुप गाइड द इमेच्योर एंड इन्फेंट मेंबर इन देयर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। यानी एक एक्सपीरियंस जो मेंबर होता है एक ग्रुप का, यानी जो टीचर है उसके पास 20 या 30 बच्चों की क्लास है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का, मदरसे का है, तो उसके पास एक क्लास होती है। तो ग्रुप में वो सबसे एक्सपीरियंस होता है, उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। वो अपने ग्रुप मेंबर्स को गाइड करता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे एडजस्ट होना है, डिफरेंट इन्वायरमेंट या डिफरेंट सिचुएशन में ख़ुद को कैसे एडजस्ट करना है। तो ये जो गाइडेंस है ये टीचिंग कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन है एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। क्लार्क ने कहा कि टीचिंग वो उन तमाम एक्टिविटीज़ का नाम है जो एक इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है उसमें तब्दीली को, चेंज को इंड्यूस करते हैं। यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करें, उनको हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। उसके बाद बर्टन की डेफिनेशन है कि टीचिंग स्टिमुलेशन है, गाइडेंस है, डायरेक्शन है और इनकरेजमेंट है लर्निंग के लिए। यानी चार चीज़ों की बात इन्होंने की है। सबसे पहले स्टिमुलेशन की, कि टीचिंग
स्टिमुलेशन है, एक इंडिविजुअल स्टिमुलेट होता है कि मैंने ये पढ़ना है, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा, इससे मैं ये चीज़ गेन करूँगा। देन है गाइडेंस, तो उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, यानी सपोर्ट दी जाती है, डायरेक्शन, उसको एक रास्ता एक एक जो पाथ है वो प्रोवाइड किया जाता है, फ्राहम करता है उसका टीचर। और इनकरेजमेंट, उसको इनकरेज करता है कि हाँ बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप यकीनन इसे कर लेंगे। तो टीचिंग स्टिमुलेशन यानी एक इंडिविजुअल का तैयार होना, मोटिवेट होना, गाइडेंस टीचर की तरफ से दी जाने वाली जो सपोर्ट है वो, देन डायरेक्शन यानी वो जो इंस्ट्रक्शन टीचर देता है ये, और देन इनकरेजमेंट टीचर जो उसकी हौसला अफजाई करता है, उसको इनकरेज करता है कि आप ये कर सकते हैं। तो इन चार चीज़ों का को कलेक्टिवली बर्टन ने टीचिंग का नाम दिया। स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड टीचिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन वेल नोन है, इससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। गिविंग लेसन टू स्टूडेंट इन स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट भी आप कह सकते हैं कलेक्टिवली। गिविंग, प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन टू स्टूडेंट्स इन स्कूल, कॉलेज टू हेल्प देम टू लर्न बेटर बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है लेसन्स के थ्रू, ताकि वो अच्छी तरह से लर्न कर सकें। इस प्रोसेस का नाम भी टीचिंग है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और एक और डेफिनेशन है, लास्ट वन, ये दी पता नहीं किसनी है। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड टीचिंग। यानी ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड टीचिंग। तो ये डेफिनेशंस हैं टीचिंग की। 5 डेफिनेशंस हमने देखी हैं, कुछ स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले योकम और सिम्पसन, इन्होंने कहा कि एक ग्रुप में जो एक्सपीरियंस मेंबर होता है, यानी ग्रुप है 30 की क्लास है, उसमें एक टीचर है, तो इस ग्रुप में जो एक्सपीरियंस मेंबर है वो कौन है, वो टीचर है। ये गाइडेंस जो प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को ताकि वो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो सकें, तो इसको टीचिंग कहा जाता है। मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द ग्रुप गाइड द इमेच्योर एंड इन्फेंट मेंबर इन देयर एडजस्टमेंट इन लाइफ। दूसरी डेफिनेशन, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो एक इंडिविजुअल के, एक बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली पैदा करें या प्रोड्यूस करें, उसको, उन सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, टीचिंग कहेंगे। एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर आर कॉल्ड टीचिंग। नेक्स्ट जो बर्टन ने डेफिनेशन दी है, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट फॉर लर्निंग, यानी बच्चे को स्टिमुलेट करना, फिर उसको गाइड करना, उसको डायरेक्शन देना और उसको इनकरेज करना, इनको टीचिंग कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि वो तमाम अपने माइक्स प्लीज़ ऑफ कर दिया करें। प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन टू स्टूडेंट इन स्कूल, कॉलेज टू हेल्प देम टू लर्न बेटर बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन। स्कूल, कॉलेज या कलेक्टिवली इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स को जो लेसन प्रोवाइड किए जाते हैं टीचर्स की तरफ से, उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो, एग्जांपल्स, जनरल रूल्स, उसके करेक्टर्स, उसकी टाइप्स एट्सेट्रा। तो इनको हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये टीचिंग है। प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन टू स्टूडेंट इन स्कूल, कॉलेज टू हेल्प देम टू लर्न बेटर बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन। और लास्ट डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड टीचिंग। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता सर हूँ? एक क्वेश्चन। जी जी। सर पूछना ये था कि जो डिज़ाइंड एक्टिविटीज़ है उससे हमारे बिहेवियर में चेंज है, तो उसे हम एजुकेशन कहेंगे। तो क्या ये नेगेटिव बिहेवियर आ जाए तो उसे भी हम एजुकेशन ही कहेंगे? हम अभी आज ही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव लर्निंग और नेगेटिव लर्निंग को डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है उस स्टिमुलस के ऊपर कि वो स्टिमुलस क्या है, यानी जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं या कोई पढ़ाने जा रहे हैं हमें, वो स्टिमुलस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ये टाइप्स ऑफ लर्निंग में जाके हम अभी डिस्कस करेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी। सर टीचिंग में और लर्निंग में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये सारी टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन,
इन तीनों को अभी हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम जी सर। बिल्कुल स्टार्ट में हैं, तो थोड़ा सा आप वेट करें। उसके बाद नेचर ऑफ टीचिंग, कल मैंने बताया था कि टीचिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या 3 इसके फोकल पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि क्लास के अंदर एक टीचर है, उसके स्टूडेंट बैठे हैं और उसके पास एक बुक मौजूद है जिसको हम सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट कहते हैं, जो उसने डिलीवर करना होता है। आप लोग कोशिश किया करें कि 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे ही क्लास ज्वाइन कर लिया करें। अब 15 मिनट हो गए, मैं यहाँ स्लाइड्स पे आता हूँ, वहाँ स्टूडेंट्स को एडमिट करता हूँ क्लास में, तो ये डिस्टरबेंस रहती है। जब टाइम पहले बता दिया जाता है तो काइंडली कोशिश किया करें क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें। तो 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। यानी जो टीचर है उसने डिलीवर करना है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट या बुक का टॉपिक किसको, स्टूडेंट को। तो 3 इसके फोकल पॉइंट्स या 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। इसको ट्राईएंगुलर प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी टीचिंग इज़ अ ट्राईएंगुलर प्रोसेस। नासिर रज़ा सब अपना माइक ऑफ कर दें। स्टूडेंट, टीचर और सब्जेक्ट मैटर, ये इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिए। कल हमने बात की थी जो एजुकेशन है उसके 4 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं। कौन बताएगा कौन कौन से 4 हैं? जी प्लीज़। सर पहला पहला उसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, एंड द फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन। यस, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। उसके बाद फीचर्स ऑफ गुड टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग के क्या फीचर्स होते हैं? स्टिमुलेशन, एक्टिविटीज़, स्टिमुलेशन, एक्टिव प्रोसेस एंड लर्नर इंगेजमेंट, इंस्ट्रक्शनल रेलिवेंस, पर्पसफुल, अ मैटर ऑफ ड्राइंग आउट। स्टिमुलेशन, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, एक बच्चे को तैयार करना, प्रिपेयर्डनेस जो उसकी है, कि वो ईगरनेस, कि बच्चा तैयार हो कि मैंने ये चीज़ लर्न करनी है। तो इसका पहला फीचर कि स्टिमुलेशन है। दूसरा एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब 2 वे है, यानी स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है और टीचर भी इन्वॉल्व है। और तीसरा है लर्नर इंगेजमेंट, ये वही एक्टिव प्रोसेस में भी आ जाता है कि स्टूडेंट अपने टीचर के साथ इंगेज है, अपने कंटेंट के साथ, अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल रेलिवेंस है, कि जो चीज़ टीचिंग का ये भी एक ख़ासियत है कि जो चीज़ पढ़ाई जानी है सिर्फ वही चीज़ ही डिलीवर की जाएगी, यानी रेलिवेंस। उसमें आप कह लें कि जो चीज़ डिलीवर करनी है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जो कंटेंट है वो उससे रिलेटेड होगा। पर्पसफुल होती है टीचिंग, और मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, यानी कि एक जनरल चीज़ दी जाएगी, मेन आइडिया दिया जाएगा, बच्चे से कहा जाएगा इसकी एग्जांपल हमें ड्रा करके दें, या इसी तरह एग्जांपल्स बताई जाएंगी, उससे कहा जाएगा कि आप इसको लार्जर लेवल पे अप्लाई करके दिखाएं। तो ये जो है टीचिंग की कुछ टीचिंग के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं, यानी स्टिमुलेशन, एक्टिव प्रोसेस, लर्नर इंगेजमेंट, इंस्ट्रक्शनल रेलिवेंस, पर्पसफुल और मैटर ऑफ ड्राइंग आउट। ये आपसे मैं अगेन एक गुजारिश करने लगा हूँ कि काइंडली क्लास का टाइम 4 बजे है, तो आप कोशिश किया करें कि 5 मिनट पहले मैं 3:55 पे ऑनलाइन हो जाता हूँ, इसलिए कि जो लोग पहले क्लास ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं तो उनको मैं क्लास में ऐड कर दूँ। आप लोग 4 बजे वाला 4:05 से स्टार्ट करते हैं क्लास में क्लास को ज्वाइन करना, और 4:20-25 तक क्लास ज्वाइन करते रहते हैं। आपके लिए भी इश्यूज़ हैं, मेरे लिए भी, तो इसलिए कोशिश किया करें, कल से कोशिश करनी है आपने कि 4 बजे से पहले पहले आपने क्लास को ज्वाइन कर लेना है। एग्जैक्ट 4 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है जी। उसके बाद है पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हेटागोजी। पेडागोजी मतलब है, लफ्ज़ी मतलब मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है बच्चों की तालीम, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को जो पढ़ाने के तरीक़ेकार होते हैं उनको हम पेडागोजी कहते हैं। एंड्रागोजी अडल्ट्स लर्निंग इसको कहा जाता है, यानी जो अडल्ट्स होते हैं, तालीम बालगा जिसे हम कहते हैं, तो उनके लिए, नौजवानों के लिए या अडल्ट्स की जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनको हम एंड्रागोजी कहते हैं। और तीसरी टर्म है हेटागोजी। हेटागोजी कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ मैं वही पढ़ूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई मुझे इन्फ्लुएंस ना करे, इम्पोज ना करे मेरे ऊपर चीज़ें। तो मैं जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से उसको पढूँ। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी का।
अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले पेडागोजी। ये टर्म जो पेडागोजी है ये ग्रीक इसका ओरिजिन है, यानी ये दो ग्रीक वर्ड पेडोज और एगोग से मिलके बनी हुई है। पेडोज का मतलब होता है बॉय और एगोग्स का मतलब होता है लीडर, यानी यंग, कह लें कि यंग नहीं, सॉरी, एक बॉय लीडर। पेडागोजी का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन, आर्ट ऑफ टीचिंग भी इसको कहा जाता है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पेडागोजी मींस मेथड ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग। एक वर्ड कल हमने एजुकेटम पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ टीचिंग होता है। तो पेडागोजी टर्म जो है, जैसे मैंने बताया कि इसका ग्रीक ओरिजिन है। सोक्रेटिस ने सबसे पहले, सुकरात ने ये टर्म यूज़ की थी। पेडोज और एगोग्स को मिला के पेडागोजी, छोटे या यंग बच्चों को, यंग चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। लर्नर इज़ डिपेंडेंट ऑन टीचर आर गाइडेंस, एवेलुएशन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अब ये जो बच्चा होता है उसके पास ना नॉलेज होता है ना ही एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि पेडागोजी में जो बच्चा है या लर्नर है वो डिपेंडेंट होता है अपने टीचर के ऊपर। तो लर्नर इज़ डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर गाइडेंस, एवेलुएशन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। कि बच्चे का सारा फोकस या दारोमदार किस चीज़ के ऊपर है? अपने टीचर के ऊपर। अब टीचर की मर्ज़ी है उसको किस तरह से लेके चलता है। इसके जो मकासद होते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी इसका कोई जो भी हम जिस लेवल पे, जिस ग्रेड लेवल में या जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके कोई ऑब्जेक्टिव होंगे, वेल डिफाइंड उसका करिकुलम होता है पेडागोजी में, और उसकी फिर हम फॉर्मल असेसमेंट भी करते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव, करिकुलम और असेसमेंट, ये इसके पर्पसेस होते हैं। इसकी 5 अप्रोचेज़ हैं। टीचर सेंट अप्रोच किसको कहते हैं? ओवरऑल प्रिंसिपल, ओवरऑल कायदा कानून की अगर हम बात करें तो उसको अप्रोच कहते हैं। कि ज़ाब्ता, प्रिंसिपल, कलेक्टिवली इसको हम अप्रोच कहते हैं। तो जो ओवरऑल अप्रोच है इसकी, ये टीचर सेंटर्ड है, कोलैबोरेटिव है, इंक्वायरी बेस्ड होती है, इंटीग्रेटेड और रिफ्लेक्टिव होती है। टीचर सेंटर्ड से क्या मुराद है? कि टीचर ही मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन की प्रोविज़न का, एक्टिविटीज़ में लर्नर को इन्वॉल्व करने का। कोलैबोरेटिव होती है। कोलैबोरेशन से क्या मुराद है? कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा है बच्चे भी उसमें शामिल हों, उस इंस्ट्रक्शन में, उस एक्टिविटी में, उस प्रोजेक्ट में, उस डिस्कशन में, उस रोल में स्टूडेंट का भी किरदार हो। यानी टू साइडेड या टू वे कम्युनिकेशन या एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस हो, तो इसको कोलैबोरेशन कहा जाता है। तो पेडागोजी टीचर सेंटर्ड भी है, कोलैबोरेटिव भी है, इंक्वायरी बेस्ड भी है। इंक्वायरी बेस्ड का मतलब क्या होता है? कि जो प्रॉब्लम्स पोज किया जाता है टीचर की तरफ से या प्रॉब्लम असाइन किया जाता है तो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम का सलूशन भी फाइंड आउट करते हैं। तो इंक्वायरी बेस्ड है। इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मैनी साइडेड इंटरेस्ट, या आप कह लें कि एक से ज़्यादा चीज़ों को जब आप इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको भी इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड होती है। और लास्ट वन है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि जो चीज़ पढ़ी है क्या उसको अंडरस्टैंड करके किसी और जगह पे या उसका अक्स जो है वो निकाल सकते हैं। इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है कि जो चीज़ अंडरस्टैंड की है, जो पढ़ी या सीखी है, उसको किस हद तक अंडरस्टैंड किया है, अपने अल्फाज में उसको किस हद तक एक बच्चा जो है वो बयान कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टीचर सेंटर्ड, कोलैबोरेटिव, इंक्वायरी बेस्ड, इंटीग्रेटेड और रिफ्लेक्टिव होती है पेडागोजी। नेक्स्ट वन है एंड्रागोजी। ये टर्म जो है मैलकॉम नॉल्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी फर्स्ट टाइम। एंड्रागोजी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे कल भी मैंने बताया था, पी एंड एच से स्टार्ट होने वाले जो हमारे एजुकेशन का जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें मोस्टली उनका ओरिजिन ग्रीक होता है, और जो बाकी हैं तो उनका जो है वो लैटिन ओरिजिन होता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे ग्रीक होंगे, पी और एच से स्टार्ट होने वाले मोस्टली का हम कहते हैं कि वो ग्रीक होते हैं। तो डिराइव्ड फ्रॉम ट्रू ग्रीक वर्ड्स एंड्रा एंड एगोग्स। एंड्रा का मतलब मैन, एगोग्स का मतलब लीडर। मेथड ऑफ टीचिंग फॉर अडल्ट्स, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर अडल्ट्स, तालीम बालगा। इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड, ये ऊपर हमने बात की थी, ये डिपेंडेंट होती है टीचर के ऊपर पेडागोजी, लेकिन ये जो है उसके बरक्स सेल्फ डायरेक्टेड है। फॉर अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंस,
सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की वो थिंकिंग लेवल होता है कि जिसमें वो ये जानता है कि मेरे अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं, मैं ये कर सकने के काबिल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। इसको हम इंशाल्लाह साइकोलॉजी में जाके देखेंगे, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में। इट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड फॉर अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसकी हमने 5 अप्रोचेस की बात की थी, टीचर सेंटर्ड, कोलैबोरेटिव, इंक्वायरी बेस्ड, इंटीग्रेटेड और रिफ्लेक्टिव। तो इसकी जो 5 असम्पशन हैं उनमें ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यानी जैसे एक इंडिविजुअल जो जिस फील्ड में, जिस वोकेशन में, जिस आर्ट में या जो कोर्स वो पढ़ना चाह रहा है, तो अपनी मर्ज़ी से वो उसको स्टार्ट करता है या स्टडी करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, स्किल्स गेन करने के लिए। रेडीनेस, इसमें वो खुद रेडी होता है, प्रिपेयर्ड होता है। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, जो लर्निंग या जो चीज़ उसको पढ़ाई जानी है, सिखाई जानी है, उसकी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कहते हैं कि फ्यूचर के लिए तैयार करना। ओरिएंटेशन जो वर्ड है, 3 वर्ड्स हम पढ़ते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो जो ट्रेनिंग है, जो करंट अगर कोई जॉब है, कोई टास्क है, उसको कैसे परफॉर्म करना है, तो इसके लिए जो स्किल्स या ट्रेनिंग या उसको नॉलेज या स्किल्स दी जाती हैं किसी इंडिविजुअल को, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। और जो फ्यूचर के लिए, जो आने वाले वक्त के लिए जो कुछ सिखाया जाता है, उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो ओरिएंटेशन टू लर्निंग एंड मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, रेडीनेस, ओरिएंटेशन टू लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये इसकी 5 एजम्पशन होती हैं। पहली किताब, फर्स्ट बुक जो अडल्ट एजुकेशन या अडल्ट लर्निंग के ऊपर लिखी गई, उस किताब का नाम अडल्ट लर्निंग है, जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1928 में, 1928 में। थॉर्नडाइक और उनके कोलीग्स ने, कोई बता सकता है कि थॉर्नडाइक इसके अलावा किस काम के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं? कौन बताना चाहेगा? थॉर्नडाइक का एक काम ऐसा है, सर लॉज ऑफ लर्निंग। यस, लॉज ऑफ लर्निंग। हाँ जी, लॉज ऑफ लर्निंग की वजह से ये बहुत फेमस है। आज हम पढ़ेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी। हाँ जी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी या लॉज ऑफ लर्निंग, ये वही हम आज इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। एक ही बात के 2 डिफरेंट नेम्स हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो 45 साल तक की एज तक की पॉसिबल है। अब इससे भी ज़्यादा होती रहती है। वैसे हम, मेरे एक कोलीग हैं, उनके एईओ हैं, वो भी, उनके वालिद रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तकरीबन उनकी 65 साल उम्र है, और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना स्टार्ट किया और उन्होंने मुकम्मल भी कर लिया 3-4 साल में। तो बहरहाल इनके नज़दीक जो लर्निंग है वो 45 साल तक पॉसिबल है। तो पेडागोजी और एंड्रागोजी में ये बेसिक डिफरेंस था, इसको हम अभी रिपीट भी करेंगे। हेटागोजी को देख लेते हैं। हेटागोजी भी एक ग्रीक वर्ड हिरस्कीन से डिराइव किया गया। जैसे अभी मैं बता रहा था कि पी और एच से स्टार्ट, जैसे ये पैडा है, ये पी से स्टार्ट हुआ है। रिस्कीन जो है, ये इसका मतलब सेल्फ होता है, ये भी ग्रीक हम कह रहे हैं। तो इसी तरह मोस्टली जो है ये पी और एच से स्टार्ट होने वाले ग्रीक होते हैं, लेकिन हम ये भी के साथ कहते हैं कि सारे नहीं। जैसे एंड्रागोजी भी, ये भी तो जो है वो ग्रीक है, लेकिन ए से स्टार्ट होने वाले मोस्टली जो है वो पी और एच से स्टार्ट होने वाले ग्रीक होते हैं। इनकी लिस्ट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह ताला। पूरी हमारे जो 20-25 हमने वर्ड्स पढ़ने हैं, जिसमें कुछ ग्रीक हैं, कुछ लैटिन हैं, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ जर्मन हैं, तो ये सारे इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीक तक इनकी मुकम्मल लिस्ट 25-30 जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ग्रीक वर्ड हिरस्कीन, सेल्फ इज़ अ स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, क्वाइंड बाय हेज एंड किनाइन इन 2000 में हेज़ एंड किनाइन ने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी, मैंने पहले बता दिया। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, मैं जिस कोर्स में, जिस फील्ड में, जिस टास्क में, जिस वोकेशन में जाना चाहता हूँ, मैं उसी को स्टडी करूँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी हिमा पे, तो इसको सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग या हेटागोजी कहा जाता है। तो पेडागोजी मेथड ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन है, एंड्रागोजी मेथड ऑफ टीचिंग अडल्ट्स है। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं और इसके 5 प्रिंसिपल्स या अप्रोचेज़ हैं, टीचर सेंटर्ड, कोलैबोरेटिव, इंक्वायरी बेस्ड, इंटीग्रेटेड और रिफ्लेक्टिव। इसकी 5 अजम्पशन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, रेडीनेस, ओरिएंटेशन टू लर्निंग एंड मोटिवेशन। अडल्ट लर्निंग पहली किताब जो है वो थॉर्नडाइक ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि लर्निंग 45 साल तक की एज के लिए पॉसिबल है।
उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स दो होते हैं, फिर आगे इनकी कैटेगरीज हैं। एक है जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अच्छा, इनको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, फिर आगे हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं टीचर हूँ, अब मैंने अपनी क्लास को पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे माइंड के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स गर्दिश कर रहे हैं इस वक्त, कि मैं जो है वो आज ये टॉपिक मैंने पढ़ाना है, मेरे पास ये टाइम अवेलेबल है, ये इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव हैं। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ मैं इसमें शामिल करूँगा, और स्टूडेंट की डेली लाइफ के साथ इन। सर जी सर छोटा सा सवाल था ये पेडागोजी के हवाले से। जी सर एक टर्म पढ़ी अभी हमने एंड्रोगोजी, तो ये अडल्ट की एजुकेशन है। तो अभी सर हम जो पढ़ रहे हैं हम एंड्रोगोजी के टर्म में आ रहे हैं, या एंड्रोगोजी हुई है जो शुरू में वो गवर्नमेंट ने किया था, तालीम बालगां शुरू से उनको पढ़ना लिखना सिखाया था, या सिर्फ उसी तक महदूद है एंड्रोगोजी, सेल्फ या फिर ये कॉन्सेप्ट हम भी उसी में आ रहे एक्सपीरियंस। देखें, हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं ये एंड्रोगोजी है। हम जो है वो बच्चे नहीं हैं, अडल्ट्स हैं। हम अपनी इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारा, अपने एक्सपीरियंस के लिए, ओरिएंटेशन, यानी हम जो है जो हमने एग्ज़ाम देना है फ्यूचर में एक जॉब के लिए, उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिकली एंड्रोगोजी है, पेडागोजी नहीं है। जी सर ये ठीक है। और सर जो बड़ी क्लासेस होती हैं, लेट सपोज मास्टर या मास्टर के बाद की, वो भी फिर एंड्रोगोजी में आएंगी सर? मेरे ख्याल में वो भी एंड्रोगोजी में आएंगी, क्योंकि चिल्ड्रन की जब बात की जाती है तो उसमें बच्चे ही आते हैं। मैट्रिक लेवल तक आई थिंक सो कि पेडागोजी को हम अप्लाई कर सकते हैं इस टर्म को, और उसके बाद एंड्रोगोजी को, क्योंकि मैट्रिक तक आप देखेंगे तालीम सबके लिए एक जैसी होती है, कोर होती है, कॉमन होती है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट की बेस पे, वोकेशन की बेस पे, और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं सब्जेक्ट, उनकी बेसिस पे चीज़ें डिफरेंशिएट कर जाती हैं। जी शुक्रिया सर। जी, तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की। तो मैंने कहा कि मैंने अब बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। अच्छा, इस टाइम के अंदर मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकता हूँ, स्टूडेंट की जो डेली लाइफ है उसके साथ मैं कैसे इसको रिलेट कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मुझे अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है, और स्टूडेंट मेरे किस हद तक कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये तो हो गई जनरल बातें, इसको जनरल प्रिंसिपल्स हम कहते हैं। दूसरे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। याद रखिएगा, जब वर्ड फ़िलासफ़ी आए जब भी, तो इसका मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है। और जब साइकोलॉजी वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा लर्नर है, इसका मतलब हमारा बच्चा है, कि हमारे बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसका जो डेवलपमेंटल लेवल है वो किस एज लेवल पे मौजूद है, और किस तरह से वो पढ़ना चाह रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट हमें बच्चे को देना चाहिए। तीन चीज़ें, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। यानी हमारा बच्चा क्या है, किस तरह से उसका एज लेवल क्या है, उसकी नीड इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, और हमारा जो क्लास का ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। तो ये तीन चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में। तो बेसिकली दो प्रिंसिपल हैं, जनरल एंड साइकोलॉजिकल। तो जनरल प्रिंसिपल में जैसे मैंने बताया कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरा जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे मैं अपने जो टॉपिक है उसकी प्लानिंग करूँगा। प्लानिंग मैंने कर ली, फिर देखूंगा कि अपनी प्लानिंग में, अपने लेसन प्लान में मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल करूंगा, इनको स्टूडेंट की डेली लाइफ के साथ, एक्चुअल लाइफ के साथ मैं कैसे रिलेट या लिंक करूंगा। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करूँगा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि बच्चों की तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हो जाए, और इस टॉपिक को पिछले टॉपिक के साथ रिलेट करके मैं कहाँ से शुरू करूँगा। नॉलेज ऑफ इंटरिंग बिहेवियर, मेरे अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर मुझे कितनी कमांड हासिल है। सब्जेक्ट मास्टरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्यूपल पार्टिसिपेशन, बच्चों की जो शराकत है, बच्चे किस हद तक इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये प्यूपल पार्टिसिपेशन है। दूसरा जो प्रिंसिपल है उसको हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जैसे मैंने बात की, तीन चीज़ें साइकोलॉजी एड्रेस करती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले बच्चे को, कि हमारा लर्नर किस लेवल पे है, उसकी एज क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका माइंड इस वक्त तक कितना डेवलप हो चुका है, कितनी चीज़ें उसके जो जहनी सलाहियत हैं उससे मुताबिकत रखती हैं।
तो ये पहली चीज़ यानी बच्चा। दूसरा लर्निंग प्रोसेस, किस मेथड के ज़रिए हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि बच्चे को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों की, लर्निंग प्रोसेस होगी। एंड थर्ड वन लर्निंग इन्वायरमेंट। ये चीज़ें तीन याद रखिएगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड और फिलोसफी से रिलेटेड मैंने बात की है कि ऑब्जेक्टिव या एम को याद। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट हम देखेंगे कि भाई अब ये चीज़ें ठीक हैं। अब ओवरऑल क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या होगा, स्टूडेंट अलाउ होंगे कि वो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कर सकें। स्टूडेंट मोटिवेशन, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, रीइंफोर्स करना। जो बच्चा अच्छा जवाब देता है उसको अप्रिशिएट करना। जो बच्चा जवाब सही नहीं दे सकता तो उसको भी मज़ीद मौक़े फ़राहम करना। फ़ीडबैक है, फ़ीडबैक से मुराद ये है कि एक बच्चा गलती करते तो उसकी इस्लाह करना कि भाई आपने यहाँ से बिल्कुल आपने यहाँ तक बहुत अच्छा बताया लेकिन यहाँ से बेटा आपने मिस्टेक की है, तो फीडबैक देना। सेल्फ लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, बच्चे को सेल्फ लर्निंग और क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर उसको इंड्यूस या इनकरेज करना। रिमेडियल टीचिंग, जहाँ पे बच्चे को समझ ना लगे वहाँ पे जो है टॉपिक को रिवाइज करना। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को इस काबिल बनाना कि जो चीज़ उसने पढ़ लिख ली है तो उसको वह एक्सप्रेस भी कर सके। तो दो प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के, जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वन है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स किसको कहते हैं? मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा करना, मैक्सिमाइज़ करना। किस चीज़ को? जो अंडरस्टैंडिंग है या बच्चे की लर्निंग है उसको मैक्सिमाइज़ करना। कैसे हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? मसलन हम जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इस तरह से स्टार्ट करें कि आसान चीज़ें पहले बताएं बच्चे को। जो बच्चा चीज़ें जानता है हम पहले वो चीज़ें बताएं, फिर हम उन चीज़ों की तरफ जाएं जो अननोन है या न्यू हैं। इसी तरह हम मेजर चीज़ें पहले बताएं फिर हम उनकी डेप्थ में जाएं। तो इनको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफरेंट टर्म्स। जी सर, आपने अभी टीचिंग के मैक्सिम से पहले पढ़ाए आपने रूल्स ऑफ टीचिंग। स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं? जनरल सर, मैं तो किताब से पढ़ रहा हूँ। तो स्लाइड्स देखें ना, स्लाइड साथ साथ शो हो रही हैं, अब इनको भी देखते रहा करें। चलिए ठीक है। स्लाइड्स शो हो रही हैं आपको मोबाइल स्क्रीन हाँ जी, पे? हो रही है। तो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ किताब खोली। टीचिंग, जी जी किताब अच्छा किया आपने खोली हुई है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़े हैं, किताब पे भी यही चीज़ मौजूद है, जनरल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जी तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की मैं बात कर रहा था कि रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट टू मेक देम इजी टू कम्प्रीहेंड इन द क्लासरूम टीचिंग। कम्प्रीहेंशन किसको कहते हैं? कौन बताएगा जल्दी से प्लीज़? व्हाट इज़ कम्प्रीहेंशन? जी कम्प्रीहेंशन क्या होती है? सर, नॉलेज को समझना, उसको उस समझने के मानों में आता है कम्प्रीहेंशन। जी नॉलेज हासिल कर लिया और फिर क्या हमने उसको समझा, उसको हाँ, उसमें क्या उसके चीज़ है मीनिंग्स को उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब मफहूम को हाँ समझना। हाँ ठीक है, तो हाँ रूल्स सर फॉर, वैलिड टू अंडरस्टैंड। हाँ अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करने की जो सलाहियत है किसी भी कंटेंट को, जी सर, टॉपिक उसको को। कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। जी रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक देम इजी टू कम्प्रीहेंड इन क्लासरूम टीचिंग इज़ कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। यानी वो जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स या टर्म्स होते हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आसान अंदाज में जो बयान या प्रेजेंट करते हैं क्लासरूम के अंदर ताकि बच्चे को अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड हो जाए, इनको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। तो ये टोटल 10 यहाँ पे मेंशन है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी आसान से मुश्किल की तरफ बच्चे को ले जाना। नाउन टू अननाउन, बच्चा जो जानता है वहाँ से आप पहले स्टार्ट करें, फिर जो नई चीज़ें हैं वो उनको बाद में बताएं। फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी एक मेजर जो चीज़ है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप उसके जनरल रूल्स आप पहले बताएं, फिर उसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं उनको आप वन बाय वन डिस्कस करें। उसके बाद फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें मौजूद हैं बच्चे के सामने हैं पहले उनके बारे में उसको बताया जाए, फिर बच्चे का थीम डेवलप किया जाए, आइडियाज़ डेवलप करना, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कि जो चीज़ बच्चे को पढ़ाई गई बच्चा उससे खुलासा निकाले, उसका जो निचोड़ है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। और कंक्रीट कहा जाता है कि जो चीज़ें बच्चे के सामने मौजूद हैं फिज़िकली, बच्चा उनको देख के उनके साथ इंटरेक्ट करे, तो इन ऑब्जेक्ट्स को कंक्रीट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो कंक्रीट से
एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। ये नहीं कि आप बच्चे को सिर्फ जो है आइडियाज़ की तरफ डायरेक्ट ले जाएं, बल्कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके साथ बच्चे का एक्सपीरियंस होगा तो बच्चा फिर उनकी जो एब्स्ट्रैक्शन उसके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। बच्चे को डायरेक्ट चीज़ें जो है वो डायरेक्ट उसकी लर्निंग पहले कराएं, इनडायरेक्ट बाद में। यानी जो चीज़ें रिलेटेड हैं उसके साथ, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उस टॉपिक के साथ, उस स्टडी के साथ, वो पहले और इनडायरेक्ट बाद में बताएं। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पहले आप एक मिसाल दें जिस इसको पर्टिकुलर टू जनरल के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या वर्ड है वो जी? स्पेसिफिक टू जनरल, पर्टिकुलर टू Inductive. जनरल, इंडक्टिव। और जनरल टू स्पेसिफिक के लिए Deductive. डिडक्टिव। अच्छा, डिडक्टिव के लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, वो कौन सी है? एम्पेरिकल, एम्पेरिकल। जी नहीं, जी कौन बताएगा? जी इसके लिए पूछे सर, इंडक्टिव के लिए, डिडक्टिव के लिए जी, कौन सा पूछा है सर? आप सवाल क्या मैंने था? डिडक्टिव के लिए पूछा है कि कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। रैशनल सर, जी रैशनल। अच्छा, रैशनल, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। जी कोई और? डिडक्टिव के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एज ए होल। अच्छा, एक वर्ड सैलोजिज्म आपने सुना है, डिडक्टिव मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। सैले सैलोजिज्म, ये जो डिडक्टिव मेथड होता है जिसको हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जैसे हमने ये बात की है ना पर्टिकुलर टू जनरल, अगर इसको हम उल्ट करें जनरल टू स्पेसिफिक, ये हम इंशाल्लाह आगे जाके इसी चैप्टर में देखेंगे भी सैलोजिज्म। तो ये इसको सैलोजिज्म भी कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड को दूसरा नाम सैलोजिज्म भी है। बहरहाल इसको हम आगे जाके देखेंगे। एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी पहले चीज़ों को एनालाइज करे फिर नए आइडियाज़ बच्चा डेवलप करे। फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, पहले एक्सपीरियंस हो फिर वो लॉजिक पे जाए, लॉजिकल बात को बाद में समझे, पहले एक्सपीरियंस कर ले। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, बच्चे की नीड इंटरेस्ट को, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट को, फीडबैक को, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, ये पहले हों, फिर लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बाद में आए। टू फॉलो द नेचर, जो नेचर है, नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया जाए। तो ये 10 डिफरेंट जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से क्या मुराद है, कोई इनकी 2-3 एग्जांपल्स दें। उसके बाद टीचिंग इज़ अ प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन इज़ अ सर डायरेक्शन एंड लर्निंग इज़ अ चेंज। जी सर, ये एम्पिरिकल का भी बात की है ना 8वें पॉइंट पे, एम्पिरिकल टू रेशनल। तो एम्पिरिकल में सर आप बता रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो सर जी एम्पिरिकल वो नहीं थे जिसमें आप 5 सेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं और हाँ, तो ऑब्जर्वेशन से कितना होता है, और वो 5 सेंसेस की एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं ना, कि एक्सपीरियंस होगा बच्चे को तो फिर वो जो उसकी रीज़न है, लॉजिक है, रैशनल है, उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो पहले आप बच्चे को एक्सपीरियंस उसके यानी सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस जो हैं जिसमें जो है वो देखना, चखना, सूंघना, ये टच करना, तो इनके थ्रू आप बच्चे को जो पढ़ाते हैं, पहले आप इनके थ्रू जो एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चा जो है वो जो रीजंस हैं या लॉजिक है उसके पीछे उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कॉन्सेप्ट को। जी शुक्रिया सर। टीचिंग जो है वो एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन एक डायरेक्शन है और लर्निंग एक चेंज है। मसलन मैं टीचर हूँ, मैंने पढ़ाना है, तो जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, 30 मिनट की मेरी डिस्कशन है, ये जो है वो ये सारी की सारी इसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, टीचिंग कहेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने प्लानिंग की, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं आपके सवाल एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये सारे का सारा एक प्रोसेस है, इसको टीचिंग कहा जाता है।
अब इंस्ट्रक्शन, जो चीज़ें, जो डायरेक्शंस मैं दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टीचिंग के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और लर्निंग, वो जो आपको के पास एक इन्फॉर्मेशन मौजूद थी पहले से या नहीं थी, तो उसमें जो चेंज आया है आपके माइंड के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। टीचिंग, ये मेरा सारा प्रोसेस टीचिंग है। इसके अलावा मैं एक टॉपिक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी इंस्ट्रक्शन है। और आपने इसको जो अंडरस्टैंड किया है, पिक किया है, ये लर्निंग कहलाता है। तो टीचिंग एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन एक डायरेक्शन है, और लर्निंग चेंज का नाम है। नेक्स्ट वन लर्निंग है। अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो टीचिंग बेसिकली, हमने टीचिंग की बात की है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। उसके अलावा हमने बात की है कि गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस मेंबर टू इमेच्योर मेंबर फॉर एडजस्टमेंट इन लाइफ। उसके बाद ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर, ये भी टीचिंग की डेफिनेशन हमने देखी है इसी पहली स्लाइड में आज ही। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग उस टीचिंग के नतीजे में जो इंडिविजुअल के माइंड के अंदर या बिहेवियर में जो तब्दीली आती है, उसको लर्निंग कहा जाता है। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग आर एक्सपीरियंस, यानी उस टीचिंग, जो चीज़ पढ़ाई गई उसके नतीजे में जो आपका कॉन्सेप्ट नया बना, जो आपने नया नॉलेज या एक्सपीरियंस या स्किल कोई गेन की है जो पहले से आपके पास मौजूद नहीं थी, और आपके बिहेवियर का ये परमानेंट पार्ट बन गई है, तो इसको क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस आर टीचिंग इज कॉल्ड learning. It is a knowledge, skill, values acquired by an individual due to teaching or experience. वो तमाम नॉलेज, स्किल या वैल्यूज़ जो एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है टीचिंग या एक्सपीरियंस के ज़रिए से, या टीचिंग और एक्सपीरियंस के बाद, इसको क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। अब टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन की ये जो आप कह लें कि मेन थीम, यहाँ पे भी मैंने बता दिया है कि टीचिंग एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन एक डायरेक्शन है, और लर्निंग चेंज का नाम है। तो अगेन इंशाल्लाह इनको हम जब इंस्ट्रक्शन की बात कर लेंगे आज, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट भी हम एक दफ़ा कर लेंगे, टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन को। जी, उसके बाद नेचर ऑफ टीचिंग। सो नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर का नाम है। लर्निंग कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट लाइफ। एक इंडिविजुअल की बर्थ से डेथ तक जो है वो लर्निंग होती रहती है, यानी ये कंटिन्यूस है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह हर किसी के साथ होता है, यानी ये फिक्स नहीं है, यूनिवर्सल कहा जाता है जो हर जगह पे मौजूद हो। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर इंडिविजुअल लर्निंग करता रहता है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छी है, बुरी है, एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस या यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग इज़ पर्पोजिव, यानी ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है, और इसमें हम एक्सपीरियंस को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जो पहले से एक एक्सपीरियंस हमने गेन किया, कोई नॉलेज हमने गेन किया, किसी चीज़ को होता देखा, किसी चीज़ को किसी और को करते हमने देखा, तो ख़ुद भी हम उसको अप्लाई करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो लर्निंग जो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस भी है। उसके बाद लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग जैसे अभी हमने बात की है, इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, यूएसए के ये हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये एजुकेशनिस्ट। मैं आपको एक पिक्चर्स दिखाता हूँ, फिर हम अपनी स्लाइड पे वापस आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी, ये विंडो शो हो रही है आपको प्लीज़, ये कैट वाली? यस सर, हो रही है। अच्छा, थॉर्नडाइक ने क्या किया, उसने एक बॉक्स के अंदर एक कैट को बंद कर दिया, एक बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर, पिंजरे के अंदर उसने बंद कर दिया, और पिंजरे के बाहर, उस केज के बाहर फ़िश का एक पीस ऑफ फ़िश जो है उसने प्लेस कर दिया, रख दिया। अब ये बिल्ली थी, ये भूखी थी, तो इसको जो इसकी स्मेल है वो अट्रैक्ट कर रही थी, और इसने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह से बाहर निकलूं इस केज से। ये इधर उधर रैंडमली मूव करती रही, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे। इसने जो है डिफरेंट एक्सरसाइजेस की यहाँ इस केज के अंदर, पिंजरे के अंदर।
लेकिन जो है इसको कोई ये किसी भी तरह से बाहर ना निकल पाई। फिर सडनली ऐसे हुआ कि ये आप देखें, ये एक हुक सी जो है वो लटक रही है अंदर, ये देखें यहाँ से भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हुक सी एक नज़र आ रही है आपको, तो ये अटैच थी। तो इस हुक को पुल करने से इस केज का जो डोर है वो ओपन हो जाता था। तो सडनली अचानक बाय चांस इस कैट ने क्या किया, इस डोर को को जैसे ही इस हुक को खींचा, तो डोर को खींचा तो इसका जो केज का जो दरवाज़ा है वो ओपन हो गया। ये बिल्ली बाहर आई और इसने पीस ऑफ फिश को उठाया और खा लिया। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, अगेन उसने बिल्ली को इस पिंजरे के अंदर बंद किया और अगेन एक पीस ऑफ फिश यहाँ पे रख दिया। तो इस बार जो है बिल्ली ने जल्दी से उस हुक को, उस डोर को खींचा और वो बाहर आ गई। तो अगली बार फिर उसने इसको बंद किया। ऐसे काफ़ी सारे दफ़ा उसने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसको रिपीट किया और उसने देखा कि हर बार बिल्ली ने कम टाइम लगाया। अब एक स्टेज ऐसी आई कि जैसे ही वो बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद करता तो बिल्ली फ़ौरन यहाँ से बाहर निकलती और इस पीस ऑफ फिश को उठा के खाना शुरू कर देती। तो इस पे उसने लॉज ऑफ लर्निंग बताए, इस जिसको जिसकी वजह से ये वेल नोन है। इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर क्यों कहा जाता है कि बिल्ली ने पहले बहुत बार ट्राई की कि किसी तरह से मैं बाहर निकलूं, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। फिर एक दफ़ा अचानक जो है उसने वो पुल्ली को, उसने उस डोर को खींचा तो वो बाहर आ गई। तो इस तरह से उसका एक्सपीरियंस जो है वो बना और अगली बार जब उसको उस पिंजरे के अंदर बंद किया गया तो उसने थोड़ा टाइम लगाया और वो जल्दी बाहर निकल आई। तो इसको ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, कैट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाता है। और लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो इसी बेस पे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बेस पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने डिज़ाइन किए थे। दो तरह के लाज होते हैं, प्राइमरी लाज। अगर आपसे पूछा जाए कि लाज ऑफ लर्निंग कितने हैं तो याद रखिएगा कि आपको बुक्स में मिलेंगे लाज ऑफ लर्निंग 3 तरह के होते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफ़ेक्ट। तो ये जो है आपको बुक्स में ज़्यादातर ये 3 ही मिलेंगे, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफ़ेक्ट। अगर हम बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो फिर प्राइमरी और होते हैं, सेकेंडरी और होते हैं। अगर इम्तिहान में पूछा जाए कि कितने लाज होते हैं, ऑप्शन में 1 2 3 मिले, या लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट एंड ऑल ऑफ दीज मिले, तो याद रखिएगा या आपने 3 क्लिक करना है या ऑल ऑफ दीज क्लिक करना है। तो प्राइमरी लाज जो इन्होंने बताए, उन्होंने कहा लॉ ऑफ रेडीनेस है, फिर एक्सरसाइज है और फिर इफेक्ट है। रेडीनेस क्या है? अब जैसे देखें इसी बिल्ली की एग्जांपल को, इसी कैट एक्सपेरिमेंट को हम सामने रखें, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट को, तो गोश्त का टुकड़ा या मछली का पीस एक सामने पड़ा है। तो ये रेडी थी कि किसी तरह मैं बाहर निकलूं, और उस निकलने के लिए उसने जदोजहद कोशिश करना स्टार्ट की। ठीक है, अब यानी वो रेडी थे बिल्ली। इसी तरह क्लास के अंदर एक बच्चा जो है, जब वो प्रिपेयर्ड होगा, जब वो रेडी होगा, जब उससे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं रेडीनेस, हम स्टूडेंट की अट्रैक्शन को, प्रिपेयर्डनेस हम कैसे जज करते हैं? हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं इसके लिए। इसके अलावा हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड या नए नॉलेज से रिलेटेड, या कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे हम बच्चों की जो तवज्जो है वो अपनी तरफ मबजूल कर लें, या हम एक शॉर्ट सी स्टोरी भी हम बच्चों को सुना के उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा सकते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में हम देखते हैं डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस और ईगरनेस टू लर्न, कि बच्चा तैयार है लर्निंग के लिए, इसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है। अब बच्चा जब तैयार होगा तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरह से लर्न करेगा। एक बच्चे ने 6 पीरियड पहले से पढ़े हुए हैं, वो थका हारा हुआ है और वो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, थक चुका है, अब वो जो है रेस्ट करना चाह रहा है, तो आप जो है उसको आते ही अपना टॉपिक शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली बच्चा उस तरह से जैसे एक फ़्रेश बच्चा एक चीज़ गेन करेगा, लर्न करेगा, उस तरह से नहीं कर पाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस इस चीज़ को डील करते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज ये है कि अब बिल्ली को जब दोबारा बंद किया गया तो उसने क्या किया, सेम वही चीज़ जब बार बार उसने रिपीट की, तो पहले उसने 5 मिनट बाहर आने में लगाए, फिर 2 मिनट लगाए, फिर 1 मिनट, और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि 1 सेकंड में वो बाहर आ जाती थी। तो इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। थिंग्स दैट आर मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर्ड। वो चीज़ें जो जिसको हम रिपीट करते हैं, जिनकी हम मशक करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो याद रह जाती हैं। जबकि जिनको हम रिपीट या जिनको एक्सरसाइज नहीं करते वो क्या हो जाती हैं, हमें भूल जाती हैं। तो इसके 2 सब लाज हैं। लॉ ऑफ यूज़, यानी हमारी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है जब हम इसको रिपीट करते हैं, और लॉ ऑफ डिसयूज़ है कि हमारी लर्निंग जो है वो वीक हो जाती है अगर हम ट्रायल या
प्रैक्टिस बार बार नहीं करते या डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लर्निंग उस वक्त स्ट्रेंथन होती है जब लर्निंग की जो एंडिंग है वो एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग के ऊपर जो है वो एंड हो। जैसे अभी हम कैट की एग्जांपल ले रहे थे, तो बिल्ली जैसे ही बाहर निकली, अगर उसको जो पीस ऑफ मीट या फ़िश है, फ़र्ज़ करें वो रियल ना होता, फ़र्ज़ करें वो फेक होता, तो ऑब्वियसली बिल्ली अगली बार उस तरह से कोशिश ना करती। ठीक है, तो लर्निंग जिसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसके नताइज मुस्बत होते हैं, तो वो लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन होती है, और जिसके नहीं होते वो फिर ऑब्वियसली वीक होती है। Learning is strengthened when it is accompanied by a pleasant satisfactory feeling. Learning is weakened when it is associated with an unpleasant feeling. The emotional state of learners affect the learning. यानी इमोशनल स्टेट कि बच्चा कैट इमोशनल थी कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं दोबारा, जैसे मुझे पहले मिली है, टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया तो उसने कहा कि जो ये मुझे अभी रिपीट कर देगा, सुना देगा, तो मैं उसको चॉकलेट दूंगा, उसको स्टार दूंगा, उसको एक नोटबुक, यानी कोई भी रिवार्ड दूंगा। तो अब बच्चा जो है इमोशनली एक्साइटेड है दोबारा करने के लिए। तो इमोशनल स्टेट जो है इस लॉ पे क्या करती है, इफेक्ट करती है लर्निंग पे। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इसी चीज़ का दूसरा नाम है कि जब आप रिवार्ड देते हैं, इफ़ेक्ट्स जो होते हैं लर्निंग के, वो आपकी लर्निंग को स्ट्रेंथन करते हैं। सेकेंडरी लॉज हैं, लॉ ऑफ प्राइमेसी। जो चीज़ स्टार्ट में चैप्टर के टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ाई जाती है वो जल्दी याद हो जाती है, अच्छी याद हो जाती है। जो चीज़ एंड पे पढ़ी जाती है वो जो है उस की निस्बत जो स्टार्ट में पढ़ाई जाती है अच्छी तरह से याद या अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। लॉ ऑफ रीसेंसी। जो चीज़ें रिसेंटली, यानी जो चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी। जो कल परसों उससे 2-3 दिन पहले हमने पढ़ी होंगी, ओबियसली वो आपको भूल चुकी होंगी। तो रिसेंटली जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, रिसेंट होती हैं, वो ज़्यादा देर तक रिमेंबर या अच्छी तरह से याद होती हैं। लॉ ऑफ इंटेंसिटी के जो आपका उसी तरह यह जैसे लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है कि आपका जो स्टिमुलस है वो अगर रियल है, उसमें अट्रैक्शन है, तो आपकी जो लर्निंग है वो पॉजिटिव और अच्छी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। कुछ और भी लॉज हैं। लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड। एक इंडिविजुअल का, एक बच्चे ने अपना एटीट्यूड सेट कर लिया कि मैंने ये चीज़ पढ़नी है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड असिमिलेशन। सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर स्टिमुलस में सिमिलर रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एक स्टिमुलस से मिलता जुलता कोई और स्टिमुलस है तो उसी जैसा रेस्पॉन्स देना। ये हम इंशाल्लाह साइकोलॉजी में सेकेंडरी लॉज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। जो चीज़ पढ़ी है, तो जो चीज़ हमारे जो बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन करती है, उसको प्री पोटेंसी कहा जाता है। कि यानी जो डोमिनेंट होती है, जो कंपोनेंट्स, जो एलिमेंट्स हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं, या जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, तो वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाते हैं, तो डोमिनेंट हो जाते हैं, इसको प्री पोटेंसी कहा जाता है। बहरहाल 3 लाज जो प्राइमरी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी में प्राइमेसी, रिसेंसी और इंटेंसिटी भी इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट गैगन ने एक थ्योरी दी, उसने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग के लिए, यानी डिफरेंट लर्निंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग रिक्वायर होती है। तो डिफरेंट लर्निंग के लिए डिफरेंट टीचिंग रिक्वायर होती है। इस थ्योरी का जो उन्होंने नाम रखा उसको थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग का नाम दिया रॉबर्ट गैगन ने। उसके बाद जी टाइप्स ऑफ लर्निंग हमारे आज का ये आखिरी टॉपिक होगा। टाइप्स ऑफ लर्निंग इसमें सबसे पहले एक्टिव लर्निंग। जी एक्टिव लर्निंग से क्या मुराद है? एक्टिव लर्निंग से मुराद ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसा स्टाइल ऑफ लर्निंग है जिसमें बच्चा भी इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। मसलन टीचर ने कोई डिस्कशन दी कि आप बेटा 2-2 के ग्रुप्स बना, 2-2 की शक्ल में पेयर अप हो जाएं, 4-4 के ग्रुप्स बना लें, आपस में डिस्कस करके ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन। ये एक एक्टिव लर्निंग है। और पैसिव लर्निंग क्या होगी? टीचर आया, उसने क्लास के अंदर टॉपिक वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा और पढ़ना शुरू कर दिया, डिक्टेशन शुरू कर दी, या वैसे बस वर्बली उसने चीज़ बताई और अपना टॉपिक एंड कर लिया। तो ये एक्टिव और पैसिव। एक्टिव लर्निंग में टीचर के साथ स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है, जबकि पैसिव में स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता, वो साइलेंटली पैसिवली सिर्फ टीचर की इंस्ट्रक्शन को सुन रहा होता है। तो एक्टिव जो लर्निंग है वो लर्नर या स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, जबकि पैसिव लर्निंग वो टीचर सेंटर्ड होती है। उसके बाद है मोटर लर्निंग।
वो लर्निंग जिसमें हमारे मोटर ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्केटिंग है, ड्राइविंग है, क्लाइंबिंग है, इसमें हमारे बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हैं, फिज़िकल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह की लर्निंग, जैसे हम कोई स्पोर्ट्स या गेम सीख रहे हैं, तो साइकिलिंग सीख रहे हैं, इसके अलावा जिम्नास्टिक कोई एक्सरसाइजेज हैं, तो ये सारी लर्निंग हमारी क्या कहलाएंगी? मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग। वो लर्निंग जिससे हम जो है उससे जो हमारी कोई किसी लैंग्वेज से हम सीख रहे हैं, जैसे मैं इस वक्त हमारी जो लर्निंग है ये मोस्टली वर्बल लर्निंग है, यानी मैं वर्बली चीज़ों को, ये वर्बल पैसिव लर्निंग है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको वर्बली एक लैंग्वेज को यूज़ करके स्पीकिंग से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज़, साइन, पिक्चर्स, सिम्बल्स, वर्ड्स, फिगर्स एंड साउंड्स। यानी वर्ब्स के ज़रिए से, लैंग्वेज के ज़रिए से, वर्ड्स के ज़रिए से जो लर्निंग होती है उसको वर्बल लर्निंग कहा जाता है। देन है कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये अक्सर हम कहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी, आपको अंडरस्टैंड हुई चीज़ के कॉन्सेप्ट हम कब लेते हैं, कब हमारा बनता है? जब हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं उसको लार्जर, अब फ़र्ज़ करें मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि टीचर जो है वो लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि वो सिंपली प्रेजेंटेशन दे रहा है, स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कौन सी लर्निंग होगी? एक्टिव होगी या पैसिव होगी? कौन बताएगा आप में से? जी जी प्लीज़। अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व सर नहीं है पैसिव। जी तो ये पैसिव है। पैसिव है। अच्छा, अब एक और है कि टीचर एक प्रोजेक्ट देता है बच्चों को कि ये देखें जी, मुझे आप जो है वो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये आप जो है मुझे बना के दिखाएं, डिज़ाइन करके दिखाएं। अब ये कौन सी लर्निंग होगी, एक्टिव या पैसिव? ये एक्टिव है सर ये सर। एक्टिव एक्टिव ये एक्टिव होगी। एक्टिव लर्निंग हो। एक्टिव। अब ये जो चीज़ है ये आपने कहाँ से ये चीज़ें समझी हैं? मैंने तो आपको ये बताया है कि स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। मैंने अब आपको एक एग्जांपल दी है दोनों चीज़ों की। अब आपने क्या किया, उसको अप्लाई किया है। यानी आपका कॉन्सेप्ट पहले था, आपने अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल किसको कहते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एप्लीकेशन को, एनालिसिस और इवैल्यूएशन को कहते हैं कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको किसी और जगह पे अप्लाई करें, आप किसी और सिचुएशन को एवैल्यूएट करें, उसका नतीजा निचोड़ निकालें। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। लर्निंग विच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बड़ी आसान सी है कि प्रॉब्लम्स दिया जाता है, उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए एक स्टूडेंट जो इन्वॉल्व होता है, यानी उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस, इंटेलिजेंस, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। अजान हो जाए, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद है सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग, जब लर्निंग किसी लर्निंग मटेरियल के साथ प्रेजेंट की जाए,
यानी आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस समझाया जा रहा है, आपको मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो सामने वो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, आपको जो है किसी मशीनरी के पार्ट्स के बारे में समझाया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट्स सामने मौजूद हैं। इसको सीरियल लर्निंग कहा जाता है कि जब लर्निंग जो है वो उन अपने लर्निंग मटेरियल के साथ प्रेजेंट की जाए, इसको क्या कहा जाता है, सीरियल लर्निंग। स्टाइल ऑफ लर्निंग वेयर लर्निंग इज़ प्रेजेंटेड विद लर्निंग मटेरियल। उसके बाद है पेयर एसोसिएटेड लर्निंग, ऐसी लर्निंग जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो किसी और चीज़ के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ उसका जो लिंक है वो मौजूद हो, तो उस लिंक को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इन दो चीज़ों का आपस में रिलेशन है। मसलन हमने मोनोकॉट और डाइकॉट की मिसालें हम पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे भी, मिडिल सेकेंडरी लेवल पे भी। हम कहते हैं कि मोनोकॉट्स जो पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं, लंबूतरे होते हैं, जबकि डाइकॉट के क्या होते हैं, वो चौड़े होते हैं। अब ये एसोसिएशन है कि हम जो है वो लीव्स देख के हम कह सकते हैं कि इस का जो सीड है ये मोनोकॉट होगा या फिर डाइकॉट होगा। इसी तरह फ्लावर जो पैटर्न है वो भी हम देख के कह सकते हैं कि इसमें 3 या 3 का मल्टीपल है, 3, 6, 9 है, तो ये मोनोकॉट है, इसमें 5 या 5 का मल्टीपल है तो ये डाइकॉट है। तो फ़र्ज़ करें ये एसोसिएशन है, तो इसको कहते हैं पेयर एसोसिएटेड लर्निंग, अ सिचुएशन वेयर लर्निंग टास्क आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट दे मे लर्न बाय रीज़न ऑफ देयर एसोसिएशन। उसके बाद है पॉजिटिव लर्निंग, ये अभी किसी का सवाल भी था, शायद नासिर साहब का था, कि वो लर्निंग जो सस्टेन हो, यानी जो हमारे लिए भी फ़ायदा मंद हो, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इसको सस्टेन कहा जाता है। एक्विजिशन ऑफ सस्टेन नॉलेज, स्किल्स, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल नॉर्म्स विच डिवेल्प्स एंड विच अफेक्ट्स द बिहेवियर इन डिज़ायर डायरेक्शन, वो तमाम लर्निंग जो एक्सेप्टेबल है, जो सस्टेन है, जो हमारे अपने लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, मसलन मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल नॉर्म्स हैं, इसको पॉजिटिव लर्निंग कहा जाता है। वो लर्निंग जो हमारे लिए एरोनियस है, अनहेल्दी है, हमारी अपनी ज़ात के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, तो उसको यानी जिससे हमारी जो फॉल्टी मेंटल प्रोसेस या मेंटल रीजनिंग जिससे डेवलप होती है, उसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव। मसलन ये ब्राइबरी है, इस तरह की चीज़ें, चोरी चकारी है, ये चीज़ें, इनके जो डिफरेंट टेक्निक्स जो पढ़ाई, मसलन पिक पॉक जो होते हैं, पॉकेट पिकर्स जो होते हैं, जेब तराश, इस तरह की लर्निंग, ये नेगेटिव लर्निंग। एक्विजिशन ऑफ एरोनियस एंड अनहेल्दी नॉलेज, स्किल्स आर वैल्यूज विच लीड्स टू फॉल्टी मेंटल मॉडल्स एंड रीजनिंग, इट एडवर्सली अफेक्ट द बिहेवियर। उसके बाद है इंटीग्रेटेड लर्निंग, लर्निंग जब एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एट अ टाइम हम अंडरस्टैंड कर रहे हो, इसको इंटीग्रेटेड लर्निंग कहा जाता है। और इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, वो लर्निंग जो टीचर की गाइडेंस में हमें मिल रही होती है, यानी टीचर डायरेक्टेड जो इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हम इंस्ट्रक्शनल लर्निंग कहा जाता है, कहते हैं अ लर्निंग अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं लर्निंग की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कॉग्निटिव मेमोराइजिंग। अब मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, जैसे आप सब पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्लास, आपने फ़ीस पे की है, आपने अपना टाइम डिवोट किया है, रोज़े के साथ होंगे, अपने काम छोड़ के आप लोग बैठे हो, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरी लर्निंग अच्छी होगी तो मेरा अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन, कि आप इम्तिहान में कामयाब होंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, तो आप इसलिए लर्निंग कर रहे हैं, तो ये आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। अभी अगर कायद पंजाब की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन आ जाए कि आपकी आज ट्रेनिंग होगी, तो आप जो है सिर्फ ईसी की ट्रेनिंग आपकी होगी, तो आप इसलिए जो है वो ऑनलाइन क्लास या वर्कशॉप उसकी अटेंड करेंगे क्योंकि आपको आपके मेंटर ने या आपके टीचर ने, आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने ये टास्क असाइन किया है, तो ये इसके बरअक्स होगी। इसको हम कॉग्निटिव मेमोराइजिंग कहेंगे, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो लर्निंग होगी जो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, तो इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा जाता है। कॉग्निटिव मेमोराइजिंग व्हेन अ लर्नर इज स्टडीइंग सिंपली बिकॉज वर्क इज असाइंड बाय द टीचर ही इज़ डूइंग, तो इसको कॉग्निटिव मेमोराइजिंग कहा जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है, चूँकि ये लर्निंग से रिलेटेड है, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स, ब्लेंडेड सर लर्निंग। जी। ये अभी कॉग्निटिव मेमोराइजिंग सर लास्ट कंसेप्ट आपने बताया है। ये सर आपने बताया कि आपको ऊपर से असाइन हो जाता है मार्क्स में, इधर से आप उसको कर लेते हैं, लेकिन सर इसका कॉग्निटिव और इसकी मीनिंग की तरफ जाएं तो वो तो फिर नहीं, हमारे मीनिंग ये की तरफ माइंड ना से जाए, रिलेटेड। मीनिंग की तरफ ना अच्छा जाए। कग्निटिव मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको टीचर ने कहा ये मुझे याद करके सुनाएं, तो आप उसको अपने माइंड में ही मेमोराइज करेंगे ना, चीज़ आप वो रटा लगाएंगे, ये 4 क्वेश्चन मुझे समझाएं। ये तो वैसे मैंने आपको ट्रेनिंग की मिसाल आपको समझाने के लिए दी है। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे अगर हम बात करें तो आपने एक टॉपिक पढ़ाया है, बेटा ये उर्दू का चैप्टर हमने पढ़ा है, इसके 5 सवाल मुझे 10 मिनट में याद करके दें। अब ये कॉग्निटिव मेमोराइजिंग है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि बच्चे जो है ख़ुद से कोई स्टोरी का चैप्टर कोई है, तो उसमें कोई कहानी है, तो वो बच्चे खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको दिलचस्पी, अब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। जो आपने कहा है कि ये मुझे याद करके दें, ये उनकी कॉग्निटिव मेमोराइजिंग है। क्लियर हुआ? जी शुक्रिया सर। जी। लास्ट स्लाइड है हमारी, इंशाल्लाह 5 मिनट में हम इसको वाइंड अप करेंगे। मॉडर्न लर्निंग टेक्निक्स, मॉडर्न जो लर्निंग टेक्निक्स हैं, कल हमने एक डेफिनेशन देखी थी ब्लेंडेड लर्निंग की। कौन बताएगा ब्लेंडेड लर्निंग को जल्दी से प्लीज़? जी, मैं खुद किसी से पूछ लूँगा अगर नहीं बताएंगे आप लोग। ये सर मैं बता इसमें ना जी। सर फिजिकल और ब्लेंडेड ऑनलाइन लर्निंग। क्लास दोनों होती हैं। यस, फिजिकल प्लस ऑनलाइन लर्निंग जब एट अ टाइम हो रही होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? जब ब्लेंडेड लर्निंग कहते ब्लेंडेड हैं। लर्निंग कहते हैं। ठीक है। खदीजा खादिम है या हफ्सा है? सर नहीं, मैं हफ्सा हूँ। अच्छा, हफ्सा है, चलें, थैंक यू। ब्लेंडेड लर्निंग, स्टाइल ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट लर्न वाया ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज फेस टू फेस फिजिकल टीचिंग। यानी जब आप फेस टू फेस भी और फिजिकली दोनों जो है तरह की लर्निंग एट अ टाइम कर रहे हो, तो इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। अब इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्लिप्ड लर्निंग, अब फ्लिप्ड लर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्लिप्ड लर्निंग में स्टूडेंट जो रीडिंग है वो घर पे करते हैं ऑनलाइन, टीचर की एड से, यानी टीचर ने कोई असाइनमेंट दे दी कि ये आपने ऑनलाइन रीडिंग करके आए। अगले दिन बच्चे क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास में उस रीडिंग से रिलेटेड जो टास्क है, कोई एक्टिविटीज़, कोई डिस्कशन, कोई रोल प्ले, वो करते हैं। यानी रीडिंग घर पे और एक्टिविटीज़ या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा? स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर होगा। तो ये फ्लिप लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग की पहली टाइप। दूसरी है एनरिच्ड वर्चुअल ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें जो लर्निंग टास्क है वो सारे का सारा ऑनलाइन ही होगा, यानी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती ऑनलाइन और वो चाहता है कि मैं टीचर के पास जाके कोई सपोर्ट लूँ, तो वो स्कूल भी आ सकता है, यानी नीड बेसिस पे वो स्कूल आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो इसको एनरिच्ड वर्चुअल ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। एनरिच का मतलब सारी मुकम्मल तौर पर सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, लेकिन स्टूडेंट को अगर कहीं से समझ नहीं आती, नीड बेसिस पे वो स्कूल तशरीफ़ ला सकता है। देन है फ्लेक्स लर्निंग मॉडल। फ्लेक्स लर्निंग मॉडल में जो प्रीवियस लेक्चर्स होते हैं, पहले से रिकॉर्डेड रीडिंग के हैं, ऑडियो लेक्चर है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारी रिकॉर्डिंग जो प्रीवियस है वो सारी प्रोवाइड कर दी जाती है स्टूडेंट को। स्टडी मटेरियल सारा पहले से प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई ये सारा आपका कंटेंट है, ये आपकी ऑडियोज़ या वीडियोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी करती है। और टीचिंग जो है, टीचिंग टाइम में, यानी ये उससे मिलती जुलती है जो हमारी फ्लिप्ड लर्निंग है, जिसमें हमने कहा कि रीडिंग, इसमें रीडिंग टास्क दिया जाता है, जबकि फ्लेक्स में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती हैं, सारी की सारी कंटेंट सारे का सारा, और रीडिंग ऑडियो वीडियो दी जाएंगी। और क्लास में फिर एक्टिविटीज़ के लिए टीचर और स्टूडेंट जो है वो क्लास को ज्वाइन करेंगे। लास्ट वन है इंडिविजुअल रोटेशनल मॉडल। अब इसमें क्लास में फ़र्ज़ करें 50 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे जो है जो वो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पढ़ेंगे और कुछ जो है वो फ़िज़िकल लर्निंग के थ्रू। यानी 25 बच्चे जो फ़िज़िकल के थ्रू पढ़ रहे हैं वो सिर्फ फ़िज़िकल से पढ़ रहे हैं और 25 ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं। अब एक वीक के बाद जो बाकी 25 हैं वो जो ऑनलाइन वाले थे वो फ़िज़िकल पे आ जाएंगे, फ़िज़िकल वाले ऑनलाइन पे चले जाएंगे। तो ये रोटेशनल इसको कहा जाता है। ये डिपेंड करता है, टीचर उनकी क्लासिफिकेशन करता है या स्टूडेंट खुद से भी कर सकते हैं। तो ये इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऑनलाइन या वर्चुअल लर्निंग, ये हमारी जो ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए यानी इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जो लर्निंग होती है, इसको ऑनलाइन लर्निंग कहा जाता है या वर्चुअल लर्निंग कहा जाता है। इंक्लूसिव लर्निंग, इसको भी कल हमने डिस्कस किया था कि वो लर्निंग जिसमें तमाम तरह के स्टूडेंट, एजुकेशन फॉर ऑल पे, लर्निंग फॉर ऑल पे बिलीव करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से रिलेटेड है।
कि माइनॉरिटीज़ के बच्चे और इसके साथ साथ माइनर डिफ़िकल्टीज़ के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ जब टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं तो इसको इंक्लूसिव लर्निंग कहा जाता है। उसके बाद है एम्बेडेड लर्निंग, जब बच्चे जो पढ़ रहे हों उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करें तो इसको एम्बेडेड लर्निंग कहा जाता है। यानी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कर भी रहे हो, परफॉर्म भी कर रहे हो, तो इसको एम्बेडेड लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग कंबाइंस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विद वोकेशनल स्किल्स, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स। सिंपली इट इज़ लर्निंग विद डूइंग अ टास्क। और उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग का दूसरा नाम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी है। उसके बाद डोमेन्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं, 3 एरियाज़ होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने माइंड के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, माइंड के ज़रिए माइंड में उनको जो है नॉलेज है उसका कम्प्रीहेंशन, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको अप्लाई करता है। दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन, यानी साइकोमोटर डोमेन इसको कहा जाता है। ये साइकोमोटर डोमेन का दूसरा नाम है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली, यानी वो प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखता है, एक्सपीरियंस से या एक्टिविटीज़ से जो फिज़िकली परफॉर्म करता है उनसे सीखता है। एंड लास्ट वन है इफेक्टिव डोमेन, ये तीसरा इसका एरिया है जिसमें वैल्यूज़ को वो सीखता है, सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को वो सीखता है। तो कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और इफेक्टिव, ये 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर है, जबकि मैचुरेशन एक ऐसा लर्निंग का लेवल है जिसमें एक इंडिविजुअल स्किलफुली एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है, यानी उसने इतना नॉलेज गेन कर लिया है कि वो एक्सपर्टली उसको परफॉर्म कर सकता है। मैचुरेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल लर्न टू रिएक्ट टू सिचुएशन इन अप्रोप्रिएट मैनर, किसी भी सिचुएशन को वो अप्रोप्रिएट यानी स्किलफुली वो डील कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई बात नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैंने सवाल वही मेरा